दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वेब सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है ताजा खबर। इस सीरीज में वसंत नाम का एक बंदा होता है, जिसको एक वरदान मिल जाता है कि मुंबई में जो भी घटना घटेगी उसकी न्यूज उसे कुछ घंटे पहले ही पता चल जाएगी और फिर वो उसका किस किस तरह से फायदा उठाता है, यही आप इस वेब सीरीज में देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है दिवाली की रात से। तभी एक स्लम एरिया में एक लग्जरी कार आकर रुकती है और कार में से बाहर निकलकर आता है वसंत गावड़े। उस समय उसने शराब पी रखी थी। फिर वो सीधा शौचालय में जाता है और वहाँ लेटे हुए खुद को ही जगाता है। तभी जब वो नींद से जागता है तो एक लड़का उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर झगड़ा हो गया है। फिर वो भागकर अपने घर जाता है और देखता है उसका बाप सरेआम उसकी माँ को पीट रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने आज चोरी की थी। पास में ही एक बूढ़ा भी खड़ा था, जिसके घर में वसंत की माँ ने 2000 रुपए चुराए थे। फिर उसकी माँ कहती है, साहब 2000 रुपए मैंने उधार समझ कर लिए थे। आज मेरे बेटे वसंत का जन्मदिन है, मैं उसको गिफ्ट देना चाहती थी। फिर जब वो बूढ़ा उसे धमकाता है तो वसंत कहता है, अंकल रुको यहीं। फिर वो भागकर वापस शौचालय में जाता है, जहाँ पर वो काम किया करता था, और गले में से 2000 रुपए निकाल कर लाता है। फिर वो 2000 उस बूढ़े को देता है और कहता है, माँ कल से काम पर आएगी, प्लीज निकालना मत। फिर वो अपनी माँ को घर लेकर जाता है। उसकी माँ कहती है, बहुत पैसा है तेरे पास, कोई चोरी वोरी तो नहीं किया ना? वसंत कहता है, माँ चोरी तूने की है, मैंने नहीं। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा पता नहीं कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। फिर वसंत कहता है, देखना माँ, एक दिन मैं उस बूढ़े का घर ही खरीद लूंगा और फिर तू वहाँ रानी बनकर रहेगी। तभी वहाँ उसका बाप आ जाता है और कहता है, माँ बेटा मिलकर अगली चोरी की प्लानिंग कर रहे हो क्या? फिर वो अपने बाप की जेब में 20 रुपए डालता है और कहता है, सताना मत मेरी माँ को। फिर जब वो नुक्कड़ पर चाय पीने जाता है तो देखता है दो बूढ़े आपस में चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान वालों ने हमारे एक सोल्जर को पकड़ लिया है। फिर वसंत मोबाइल में से न्यूज पढ़कर बताता है कि उन्होंने सोल्जर को छोड़ दिया है। अखबार में जो छपता है वो बासी खबर होती है, एक दिन पुरानी। ताजा खबर मोबाइल में आती है। फिर रात को वो शौचालय में जाकर सारे रुपए इकट्ठा करता है और अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बचपन के दोस्त परब के पास जाता है, जो कि महबूब भाई के होटल पर काम करता था। फिर वो उससे खाने का सामान लेकर लाल बाजार जाता है और एक कोठे वाली को हवाला का पैसा देता है। जिस शौचालय में वो काम किया करता था वो भी उसी कोठे वाली का था। फिर वसंत कहता है कि मैंने इनमें से 2000 रुपए निकाले हैं, अगले हफ्ते एडजस्ट कर लेना। फिर वो उसे कुछ रुपए कैश देकर अपनी गर्लफ्रेंड मधु के पास जाता है, जो कि इसी कोठे पर काम किया करती थी। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर मधु पूछती है, कैसा रहा मेरे बर्थडे बॉय का दिन? फिर वसंत कहता है, आज माँ ने पहली बार चोरी की और पकड़ी गई। फिर मैंने इधर उधर का लफड़ा सुलझाया और उसके बाद मस्त बैठकर दुनिया का संडास सूंघा। फिर वे प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ कोठे की मालकिन रेशमा आ जाती है और बताती है कि शेट्टी आ रहा है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ शेट्टी आ जाता है और वसंत को मधु के कमरे से निकलता हुआ देख लेता है। शेट्टी भी मधु से बहुत प्यार करता था और अक्सर उससे मिलने के लिए आया करता था। फिर वो रेशमा को 2 लाख रुपए देता है और कहता है, पार्टी के पास भिजवा देना। फिर जब वसंत वहाँ पर आता है तो रेशमा कहती है, वसंत ये 2 लाख रुपए पार्टी के घर दे आना। फिर शेट्टी पूछता है, क्या ये मधु से मिलने के लिए आया था? रेशमा कहती है, नहीं, ये यहाँ संडास साफ करने के लिए आता है। फिर बाहर जाकर शेट्टी वसंत को अपने पास बुलाता है और उसको नीचा दिखाने के लिए उसे 10 रुपए टिप देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मधु शेट्टी की कार में आकर बैठ जाती है और वसंत अपना दिल दुखाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने शौचालय के बाहर से गुजर रहा था तो देखता है अंदर भीड़ लगी है। फिर अंदर जाकर उसे पता चलता है कि एक बुढ़िया टॉयलेट में चक्कर खाकर गिर गई है। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वो अपनी ही गंदगी में भर गई थी। फिर वसंत हिम्मत करके उसको उठाता है और बाहर ले जाकर उसके हाथ पैर धुलवाता है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है। वो उसे बर्थडे विश करके कहता है, आज तो खूब एंजॉय किया होगा। वसंत कहता है, हाँ अभी भी कर रहा हूँ, आजा तू भी कर ले। लेकिन तभी उसका फोन गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूट जाती है। फिर वो उस आंटी को उसके घर के बाहर छोड़ने जाता है और उसे खर्चा पानी के लिए पैसे भी देता है। फिर वो आंटी उसे अपनी चांदी की चूड़ी उतार कर देती है और कहती है, बेटा ये तू रख ले। वसंत मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती अपनी चूड़ी उसे दे देती है। फिर वो उसे आशीर्वाद देती है कि आज से तुझे हर चीज वक्त से पहले ही मिल जाएगी। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो 2 गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वसंत अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन वे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। फिर वे रेलवे स्टेशन के पास वसंत को पकड़ लेते हैं और उसको खूब पीटते हैं। फिर वे उसकी जेब
जेब से पैसे निकाल लेते हैं जो रेशमा ने पार्टी के घर देकर आने के लिए दिए थे। जाते जाते वे उसकी जेब से बुढ़िया के द्वारा दी हुई चांदी की चूड़ी भी ले जाते हैं और जाने से पहले वे उसी चूड़ी से वसंत के चेहरे पर गहरा घाव भी दे जाते हैं। वसंत बेचारा वहाँ पड़ा पड़ा तड़पता रहता है। दूसरी तरफ शेट्टी अपना काम हो जाने के बाद मधु को एक महंगा पर्स गिफ्ट करता है और पूछता है क्या वो लुखा तेरा लवर है। मधु कहती है वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर शेट्टी कहता है मार डालूंगा साले को। दूसरी तरफ जब वसंत अपने घर जाता है तो उसका बाप उसका चेहरा देखकर पूछता है तुझे भी चोरी वोरी करते समय पकड़ लिया क्या? मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने मेरे खानदान का नाम। फिर जब वो अपने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलता है तो उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन किसी ऐप के अपडेट का था। ऐप का नाम था खबरदार। फिर जब वो सो जाता है तो उसके फोन में वो ऐप अपडेट हो जाती है और उसका नाम खबरदार से बदलकर ताजा खबर हो जाता है। फिर सुबह उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था अरब सागर में उठा तूफान, अलर्ट जारी। फिर वसंत उठ जाता है और फ्रेश होकर नहाने चला जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसकी माँ उसे अपनी साड़ी से बनाई हुई एक शर्ट देती है, लेकिन उसी दौरान वो वसंत के शरीर पर पड़े हुए घाव भी देख लेती है और चौंक जाती है। फिर वसंत कहता है कुछ लुखे लोगों के साथ मचमच हो गया था, अभी मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। फिर उसकी माँ कहती है ये शर्ट पहन कर जाना, ये मैंने अपनी साड़ी से बनवाई है। फिर जब वो अपनी खोली से बाहर निकलता है तो देखता है उसके फोन में एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें खबर थी कि आज मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई। फिर वो नीचे जाकर पड़ोसी के लड़कों से पूछता है मुंबई में बारिश हुई थी क्या? वो कहते हैं हाँ, बर्फ भी पड़ी थी। क्यों मजाक करता है भाई। फिर जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक लड़का आकर उसे और पैसे देता है। फिर वो उन पैसों को अपने कैश बॉक्स में रख देता है। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है और कहता है देख भाई तेरे लिए अंधेरे में चमकने वाली चड्डी लेकर आया हूँ। फिर वो उसकी चोट के बारे में पूछता है और कहता है चल तेरा मूड फ्रेश करके लाता हूँ, आज सोडा वाला पुल का उद्घाटन है। लेकिन तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है कि सोडा वाला पुल गिरा, 7 घायल 1 की मौत। उस पुल के उद्घाटन में शेट्टी भी आया हुआ था। इतने में वसंत और उसका दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वसंत उसको अपनी रात की आप बीती घटना के बारे में बता रहा था। फिर उसका दोस्त कहता है तू चिंता मत कर, शेट्टी जान से नहीं मारता, बस वो हाथ पैर ही कटवा देता है। तेरे हाथ पैर नहीं रहेंगे तो क्या, तू जिंदा तो रहेगा ना। तभी उसके पास रेशमा का फोन आता है और वो उससे अपने पैसों के बारे में पूछती है जो कि रात को ही लुट चुके थे। तभी वसंत की घड़ी में 2:30 हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पुल गिर जाता है। ये देखकर वसंत हक्का बक्का रह जाता है और इतने में वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। फिर उसे उस बुढ़िया की बात याद आती है कि बेटा तुझे हर चीज समय से पहले ही मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वसंत अपने इस वरदान का कैसे फायदा उठाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वसंत और उसका दोस्त प्रभ एक घायल को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। तभी उसके फोन में एक और न्यूज आती है कि भायखला में हुआ अचानक पावर कट। दूसरी न्यूज थी लाल बाग में साइकिल मोर्चा सड़कें हुई जाम और तीसरी न्यूज थी अभिनेता राज आर्यन गिरफ्तार। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है साहब आज बिजली का कट लगने वाला है, जनरेटर ट्रक का इंतजाम कर लो और उसको बोलना कि लाल बाग की तरफ से ना आए, उधर जाम लगने वाला है। डॉक्टर कहता है अबे छोड़ ना यार, मजाक करने के अलावा तेरे को और कोई काम नहीं है। तभी उसका दोस्त आ जाता है और फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो महबूब भाई के होटल पर मधु से मिलता है। मधु कहती है पैसे जरूर शेट्टी ने ही चोरी करवाए होंगे क्योंकि वो तुमसे चिढ़ता है, मैं लव करती हूँ ना तेरे से। ये बात सुनकर वसंत इमोशनल हो जाता है। फिर वो मधु को बताता है कि मेरे को एक वरदान है, मुझे इस फोन पर सब खबर वक्त से पहले ही मिल जाती है। तभी फोन में एक और न्यूज आती है और वो मधु को दिखाता है, लेकिन वो न्यूज मधु को दिखती ही नहीं क्योंकि वो वरदान सिर्फ वसंत का था। फिर वो टीवी में देखकर कहता है ये तेरा फेवरेट हीरो है ना, आज ये अंदर जाने वाला है। तभी उसके फोन में एक और न्यूज आती है कि शेट्टी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुआ अगले इलेक्शन में डिप्टी सीएम बनने के लिए। फिर मधु कहती है तूने नशा वशा किया है क्या? वसंत कहता है नहीं, मुझे वरदान मिला है। मेरे फोन में जो भी न्यूज आती है कुछ देर बाद वो सच हो जाती है। फिर मधु कहती है तेरे पास इतना बड़ा वरदान है और तू शौचालय का मैनेजर है। तभी मधु के पास रेशमा का फोन आ जाता है। फिर मधु कहती है तू किसी तरह शेट्टी के पैसे लुटाने के बारे में सोच और ये फालतू की मगजमारी बंद कर दे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो गली में टहल रहा था तो 2 लड़के वहाँ पर आते हैं और अपने पंटर लोगों को बताते हैं कि एक लोचा हो गया है, साले शेट्टी ने दूसरी पार्टी में पलटी मार दी। तभी वसंत के फोन पर रेशमा का फोन आता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर शेट्टी कहता है लगता है वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है, अगर मुझे मेरे पैसे कल तक नहीं मिले तो तेरे को वो लड़का कभी नहीं मिलेगा। तभी रात में जब वसंत टेंशन में बैठा था तो उसके पास उसका दोस्त परब आता है और पूछता है क्या हुआ। वसंत कहता है सब लोग मुझे चू समझते हैं। परब कहता है तो तुम मुझे भी बताना क्या बात है, मैं भी तुझे चू समझना चाहता हूँ। फिर वसंत उसको सीरियस
सीरियस होकर बताता है कि मेरे पास एक वरदान है, मुझे सब खबर वक्त से पहले ही मिल जाती है। तभी उसके फोन में एक न्यूज आती है कि एक ग्राहक ने किसी दुकान से टूटा हुआ पोट 50,000 रुपए में खरीदा और बेचा 9 लाख में। ये बात सुनकर परब चौंक जाता है और कहता है तेरे इस वरदान से तो अपन पूरी मुंबई का किंग बन सकता है। अब देखते हैं तेरी खबर कितनी सच्ची है या फिर तू कोई सस्ता नशा करके आया है। फिर वसंत बताता है कि खबर के ऊपर टाइम भी लिखा होता है कि ये खबर कब की है। फिर परब कहता है अब हमें 50,000 का जुगाड़ करना है ताकि हम वो पोट खरीद सकें। चल अभी मैं चलता हूँ, हम सुबह उठकर जुगाड़ करेंगे। फिर बसंत अगली सुबह महबूब चाचा के पास जाता है और अपने वरदान के बारे में बताता है। चाचा कहता है तूने सुबह सुबह ले ली है क्या? फिर वो चाचा को बताता है कि मुझसे शेट्टी के 5 लाख रुपए गुम हो गए हैं, वो मुझे मार डालेगा। अब मुझे कोई इन्वेस्टर चाहिए जो मुझ पर यकीन करता हो, मैं उसको 2 ही दिन में पैसा डबल ट्रिपल करके दूंगा। फिर चाचा कहता है मेरी तो 2-2 दिन तक बोनी नहीं होती, कहाँ से दूंगा तुझे इतने पैसे, चल जा अब काम पर ध्यान दे। फिर जब वो अपने शौचालय में बैठा था तभी उसके पास परब आता है और रोता हुआ कहता है मेरा बाप मर गया रे। ऐसा बोलकर महबूब चाचा को उल्लू बनाकर पैसे ले आया। चल जल्दी चल, हमें वो पोट खरीदना है। फिर वो पूछ कर रॉयल एंटीक वाले की शॉप पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बोर्ड लगा था गोयल एंटीक। फिर बसंत कहता है मेरे फोन की स्क्रीन टूटी है ना, गलती से गोयल को रॉयल पड़ बैठा। फिर अंदर जाकर वसंत न्यूज में से फोटो देखकर बताता है ये वाला पोट। फिर परब उसको उठा लेता है और कहता है हमें ये खरीदना है। अंकल कहता है निकालो 2 लाख रुपए। इसकी कीमत सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। फिर परब कहता है 50,000 में बात डन करो अंकल, लेकिन वो अंकल कहता है सुबह सुबह टाइम खोटी मत करो, निकलो यहाँ से। फिर वापस रखते समय वो पोट परब के हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। फिर वे दोनों अंकल से अपनी जान बचाकर भागते हैं। अंकल भी उनका पीछा करते हैं लेकिन वे दोनों निकल जाते हैं। फिर जब अंकल अपनी शॉप पर वापस जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक फॉरेनर खड़ा था जिसको उस पोट की परख थी। फिर अंकल वो टूटा हुआ पोट उसे 50,000 में बेच देते हैं। फिर पतली गली में जाकर परब वसंत को डांटता है और कहता है कि तेरी नकली न्यूज के कारण आज मार पड़ने वाली थी। फिर वो वसंत को कहता है चेक कर कोई और न्यूज आई है क्या। फिर वसंत चेक करके बताता है कि उनके ही इलाके के एक छोटे बिजनेसमैन मनीष भोसले ने दिया सही जवाब और जीता 1 करोड़ रुपया। फिर परब कहता है मनीष भोसले को तो मैं जानता हूँ, वो तेरी मधु के पास भी जाता है। फिर वसंत मधु के पास कॉल करता है और उससे मनीष भोसले का नंबर मांगता है। फिर रात को वे महबूब भाई के होटल पर बैठकर वही गेम शो देखते हैं जिसमें मनीष भोसले 50 लाख रुपए के सवाल का सही जवाब दे देता है और 50 लाख रुपए जीत जाता है। फिर होस्ट कुछ समय का ब्रेक ले लेता है। तभी वसंत भोसले के फोन पर कॉल करता है जो कि उसकी वाइफ उठाती है। वसंत कहता है मुझे 1 करोड़ का जवाब मालूम है, उसकी कीमत होगी 30 लाख रुपए। भोसले की वाइफ कहती है हम तेरे को क्यों देंगे 30 लाख रुपए। वसंत कहता है अगर भोसले ने क्विट किया तो 10 लाख रुपए लेकर जाएगा, अगर हार गया तो 1 लाख और अगर जीता तो 1 करोड़, उसमें से 30% हमारा और 70 तुम्हारा। फिर भोसले की वाइफ उससे मिलने के लिए वैनिटी वैन में जाती है और कहती है मुझे मेरे हस्बैंड को प्रसाद देना है। फिर जब भोसले प्रसाद खाकर कागज देखता है तो उसे उस पर टी लिखा हुआ दिखता है। फिर ब्रेक के बाद भोसले से 1 करोड़ के लिए सवाल पूछा जाता है। सवाल था कि किरीबाती देश की राजधानी का नाम क्या है। ए बिरिकी, बी तरावा, सी रवानवी, डी टेबुएस। वे दोनों तरावा का नाम देखकर खुशी मना रहे थे, लेकिन जब देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से 2 बार टी पर नाम आया है तो उनकी खुशी गम में बदल जाती है। फिर परब वसंत को डांटता है कि तूने पूरा नाम क्यों नहीं बताया। अब भोसले क्विट भी नहीं कर सकता था। फिर वो गैस करता है बी टरावा, लेकिन महबूब भाई की बेटी कहती है बी ऑप्शन गलत है, सही जवाब है डी। ये बात सुनकर वसंत सोचता है पता नहीं मेरी जिंदगी साथ दे रही है या मुझ पर मूत रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 3rd एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वसंत और परब दोनों ही टेंशन में थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उसके पास जो न्यूज आती है वो सही से काम नहीं करती। लेकिन तभी महबूब भाई की बेटी बताती है अब याद आया, सही आंसर बी ही है। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि मनीष भोसले 1 करोड़ रुपया जीत गया है। उसके जीतने पर ये दोनों भी खूब खुशी मनाते हैं। फिर वसंत दारू पीकर कोठे पर जाता है और मधु को कहता है कल 11 बजे महबूब भाई के होटल पर आ जाना, मैंने वहाँ जरूरी मीटिंग रखी है। लेकिन मधु कहती है शेट्टी के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। वसंत कहता है शेट्टी की माँ की आंख, अब तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी माँ को कहता है माँ अब मैं तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। फिर उसकी वाइफ कहती है बेटा सो जा, सुबह उठकर चेंज कर लेना। फिर अगले दिन सुबह वो अपने मोबाइल की स्क्रीन ठीक करवाने जाता है। शॉपकीपर कहता है स्क्रीन तो नहीं है लेकिन इसके साथ का नया फोन पड़ा है, 7,000 रुपए का है। फिर वसंत कहता है एक काम करो, उस नए मोबाइल की स्क्रीन निकालकर इसमें डाल दो, फोन तो मुझे यही चाहिए। फिर फोन ठीक करवा कर वो होटल पर जाता है। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है चेंबूर एग्जीबिशन सेंटर में आग लगने के कारण 8 लोग घायल हो गए।
महबूब भाई भी वहीं पर ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने वाले थे। तभी वहाँ पर मधु भी आ जाती है। फिर वो उन सबको अपना प्लान बताता है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और तुम सबको अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तुम लोग वेट करो, अभी कोई आने वाला है। फिर वो प्रभ को सच बताने के लिए कहता है। प्रभ बता देता है कि मेरे अब्बा का इंतकाल नहीं हुआ था, मैं तो बस इसके बिजनेस के लिए पैसा लगाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा था। ये थोड़े से रुपए बचे हैं, ले लो। महबूब भाई कहते हैं ये तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हारे अब्बा के नाम से तुम्हें रुपए दिए थे, कल को सच में कुछ हो गया तो मैं झूठ ही समझूंगा। तभी वहाँ भोसले और उसकी वाइफ आ जाती है। आते ही वो गुस्से में कहती है, तूने कहा था जवाब टी से शुरू होगा, लेकिन वहाँ तो 2 टी थे। तेरा मदद तो फालतू निकला, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं देगी और इस धंधे वाली को चप्पल से भी पीटेगी। मेरा मर्द इसके पास ही जाता है। फिर मधु कहती है इसको घर पर खुशी नहीं मिलती होगी, इसीलिए आता है ये मेरे पास। फिर जब वसंत उसका झगड़ा छुड़वाता है तो वो मोटी उसके कान पर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है मेरे पैसे और मेरे मर्द से दूर रहना। फिर वसंत उन सबको अंदर लेकर जाता है और कहता है मुझे एक वरदान है, मुझे इस फोन पर सब खबर वक्त से पहले ही मिल जाती है। अब मेरा वक्त बदलने वाला है, इसीलिए तरक्की करेंगे तो साथ मिलकर करेंगे। फिर वो अपने मोबाइल में आई हुई न्यूज पढ़कर सुनाता है। उसमें एक न्यूज ये भी थी कि पीएल कोऑपरेटिव बैंक का दिवाला निकला। मधु कहती है मजाक मत कर, मेरी जीवन भर की पूंजी उसी बैंक में पड़ी है। फिर वसंत कहता है तेरे पास 1 घंटा है, निकाल ले सारे पैसे। मधु कहती है मैं नहीं मानती तेरी खबर को। तभी उसके पास रेशमा का फोन आ जाता है। वो कहती है शेट्टी आया है, जल्दी आ जा। फिर मधु वहाँ से चली जाती है। तभी महबूब भाई भी कहते हैं मुझे भी एग्जीबिशन सेंटर में जाना है। वसंत कहता है महबूब भाई उधर मत जाओ, उधर भगदड़ मचने वाली है। महबूब भाई कहते हैं ऑर्डर रेडी है, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद। तभी एक और न्यूज आती है कि स्काई एयरलाइन के कर्मचारियों ने हड़ताल की। अगले सीन में हम देखते हैं वसंत शौचालय में मायूस होकर बैठा था। तभी वहाँ शेट्टी के 2 गुंडे आ जाते हैं और पूछते हैं तू फोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर वसंत भी उनको अपनी अकड़ दिखाता है। फिर देखते ही देखते उनमें झगड़ा हो जाता है। फिर वे दोनों मिलकर वसंत को खूब पीटते हैं। तभी वे चाकू से उसे मारने ही वाले थे कि वहाँ पर प्रभ और महबूब भाई आ जाते हैं और वसंत की जान बचा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद मधु वसंत से मिलने आती है और कहती है सब बर्बाद हो गया, उस बैंक में मेरा और एरिया की सब लड़कियों का पैसा डूब गया। वसंत कहता है पैसा काय को नहीं निकाला, मैं बोला था तेरे को। तभी महबूब भाई कहते हैं तेरा वरदान सच्चा है वसंत, मैंने कर्जा लेकर ढेर सारा कीमा पाव बनवाया था, सब बर्बाद हो गया। फिर वसंत महबूब भाई को एयरलाइन की हड़ताल पर लेकर जाता है। महबूब भाई कहते हैं मैंने ये माल बनवाने के लिए 25,000 रुपए कर्जा उठाया था, अगर सारा माल बिक गया तो अच्छा मुनाफा होगा, हमें 40 का कीमा पाव और 25 का समोसा बेचना है। फिर वसंत कहता है ये एयरलाइन के लोग हैं, यहाँ 70 का कीमा पाव और 30 का समोसा बिकेगा। फिर वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है मुंबई का बेस्ट कीमा पाव आ गया, सिर्फ 70 रुपए की प्लेट और समोसा 30 का। फिर देखते ही देखते उनका सारा माल बिक जाता है और वे खुशी खुशी अपने होटल लौट आते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब वो महबूब भाई के होटल पर बैठे थे तो प्रभ कहता है भाई कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मेहनत ना हो, तेरे वरदान का फायदा ही क्या। फिर वसंत बताता है कि आज शाम क्रिप्टो का एक कॉइन बढ़ने वाला है, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। फिर महबूब भाई की बेटी कहती है मैं जानती हूँ। फिर वो उन सबको समझाती है कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। उसकी न्यूज के हिसाब से वो कॉइन शाम तक 15 टाइम बढ़ने वाला था, यानी 1 का 15 होने वाला था। फिर वसंत पूछता है हम उस पर लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। फिर शाजिया अपने दोस्त वसीम को फोन करती है और कहती है मुझे शाम तक 2 लाख रुपए चाहिए, शाम को तुझे डबल करके दूंगी। महबूब भाई चौंक जाते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रही है जो इस पर विश्वास करके 2 लाख रुपए दे भी रहा है। फिर फोन काटने के बाद शाजिया कहती है देख भाई अगर अब्बू गुस्सा होंगे तो डील कैंसिल। तभी कुछ घंटे बाद टीवी पर न्यूज आती है कि क्रिप्टो के कुछ कॉइन्स बर्बाद हो गए और कुछ ने 15 गुना ज्यादा रिटर्न दी। अब उनके लगाए हुए पैसे 15 गुना बढ़ गए थे, इसलिए वे सब खुशी मना रहे थे। फिर वसंत अनाउंस करता है कि आज से अपन लोग का सारा अकाउंट शाजिया संभालेगी। महबूब भाई आप क्लाइंट्स लोगों के साथ रिलेशन बनाकर रखोगे और तू गोटिया जो तेरे दिल में आए वो कर, लेकिन इस बार का पूरा माल मुझे चाहिए, मुझे मधु को वहाँ से निकालना है। फिर पैसे का इंतजार करते करते रात हो जाती है। तभी काफी देर बाद वेट करने के बाद वसीम वहाँ पर आता है जो अपने साथ नोटों से भरा हुआ बैग लेकर आया था अपना हिस्सा काट कर। फिर वसंत वे रुपए लेकर रेशमा के पास जाता है और कहता है इसमें उदय शेट्टी के रुपए हैं और तेरे लिए भी इतने रुपए हैं कि तू ये गंदा धंधा छोड़कर इज्जत की जिंदगी जी सकती है। तू पैसे गिन, मैं मधु को लेकर जा रहा हूँ जिंदगी भर के लिए। फिर वो मधु को उस दलदल से निकालकर अपने साथ ले जाता है। वसंत ने आज तक जो भी चाहा उसे नहीं मिला। अब जब उसे मिलना शुरू हुआ तो उसने शुरुआत मधु से की। अब बस उसे पूरी दुनिया जीतनी थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि शेट्टी को पार्टी से टिकट मिल गई थी। अब वो कारपोरेटर से सीएम बनने की तैयारी में था। फिर वो रेशमा को कहता है तू मधु को बुला। रेशमा बताती है कि वसंत मेरे मुंह पर पैसा फेंककर उसे अपने साथ ले गया। फिर शेट्टी कहता है उसको मैं लेकर जाने वाला था, मैं प्यार करता हूँ उसे, वो सिर्फ मेरी है।
फिर अगले दिन महबूब भाई पूछते हैं, तू इसको ले तो आया लेकिन रखेगा कहाँ? वसंत कहता है दिल में। फिर गोटिया पूछता है, अबे हगेगी मुतेगी कहाँ पर, दिल में क्या? फिर शाजिया पूछती है, अब आगे का क्या प्लान है? महबूब भाई कहते हैं, अब कोई प्लान नहीं, हमने बहुत रुपए कमा लिए और इतने रुपए बहुत हैं। तभी वसंत देखता है कि दो लड़के मैच पर शर्त लगा रहे थे और वहीं से उसे बैटिंग करने का आइडिया आ जाता है। तभी उसके मोबाइल पर न्यूज आती है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन इंडिया तो हार रही थी। फिर मैच को देखते देखते उन सब की सांस अटक जाती है। अब हारा हुआ घोड़ा दौड़ने लगता है और इंडिया जीत जाती है। फिर वसंत कहता है, अब मुझे आगे का प्लान मिल गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। उस समय जब वसंत छोटा हुआ करता था, एक बार वो अपनी माँ के साथ कनीज हाउस गया। ये वही घर था जहाँ से उसकी माँ ने 2000 रुपए चुराए थे। ये जो औरत है ये उसी बूढ़े की वाइफ है। ये वसंत की माँ को काम पर रख लेती है। तब से लेकर आज तक वसंत की माँ इसी घर में काम करती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वसंत मधु को बताता है कि तेरा शेट्टी मुंबई का सीएम बनने वाला है। फिर मधु कहती है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तू पसंद है। तभी उसके फोन में न्यूज आती है कि कल से क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू है। फिर वसंत कहता है, कल से हम क्रिकेट की बैटिंग शुरू करेंगे। महबूब भाई उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहता है इस काम में रिस्क नहीं है, हम यही काम करेंगे। फिर महबूब भाई अपने साले से बुक्की का नंबर लेता है और उसको फोन करके वरदान के नाम से अकाउंट डलवाता है। फिर वसंत कहता है 5 पेटी लगाओ, इंग्लैंड टॉस जीतेगा। फिर वसंत के पास एक के बाद एक न्यूज आती जाती है और वो बैटिंग पर बैटिंग करने लगता है। फिर इंग्लैंड की जीत के साथ ये लोग काफी मोटा माल कमा लेते हैं। अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर अगले मैच में ये अपनी जगह बदल लेते हैं और किसी होटल के कमरे में जाकर बैटिंग करते हैं। लेकिन तभी वसंत के फोन की बैटरी डाउन हो जाती है और उनके पास चार्जर भी नहीं था। फिर वे आसपास के कमरों में चार्जर पता करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। लेकिन तभी एक ठरकी लेडी परब को किस के बदले चार्जर दे देती है। फिर वसंत फोन चार्जिंग में लगाता है और न्यूज देखता है और फिर वे ढेर सारा माल कमा लेते हैं। अब एक के बाद एक कई मैच और सारे के सारे जेब के अंदर। फिर शाजिया महबूब भाई को लेकर आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए जाती है। भुवन भी उस समय मधु के साथ एक मॉल में घूम रहा था। फिर वो मधु को एक पर्स दिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन सेल्समैन कहता है इसकी कीमत 25,000 रुपए है, आप कोई और देख लो। तभी वसंत गार्ड को बुलाकर कहता है इनमें से जो भी पसंद है उठा ले, और वो 2-2 हजार के नोटों की गड़ियां सेल्समैन के मुंह पर मारता है। फिर वो गार्ड को कहता है जा अपने दोस्तों को भी बुला कर ला। फिर देखते ही देखते वो उस शोरूम का सारा माल लोगों में बांट देता है। फिर सेल्समैन कहता है सर आपने सब कुछ तो खरीद लिया, लेकिन ये सूट क्यों छोड़ दिया? फिर वसंत कहता है ये मेरे लिए है चंडू। अब पैसा इनके सर चढ़कर बोलने लगा था। फिर वसंत अपनी आई और बाबा के लिए भी कपड़े लेकर जाता है और अपनी आई को 4 लाख रुपए देता है, लेकिन उसका बाप कहता है हमें नहीं चाहिए तेरी काली कमाई के कपड़े, ले जा अपने पैसों को। फिर उसकी माँ पूछती है बेटा तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? वसंत कहता है नहीं माँ, अभी तो सही काम हाथ लगा है, अब से तुझे किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं, कुछ दिन में मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। दूसरी तरफ शेट्टी मधु के कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। रेशमा पूछती है पहले तो तुम कभी भी इस कमरे में नहीं आए। शेट्टी कहता है इस कमरे में उसकी खुशबू है, धोखा दे गई साली। फिर रेशमा कहती है उसको जो कुछ भी आता था वो मैंने ही सिखाया है। दूसरी तरफ वे सारे ताज होटल में रूम ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। फिर जब परब वहाँ पर आता है तो मधु पूछती है किधर गया था? वो बताता है कि पब्लिक शौचालय में गया था, यहाँ अंग्रेजी सीट के ऊपर बैठकर मुझे फीलिंग्स नहीं आती। तभी वसंत के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि अगले हफ्ते मुंबई में प्रॉपर्टी के भाव गिरने वाले हैं। प्रभ कहता है तो फिर हम अपना घर खरीद ही लेते हैं, होटल का खाना खा खाकर मैं पक गया हूँ। फिर वसंत मधु को लेकर विली मोरिया के घर जाता है। ये वही बूढ़ा था जिसके घर में उसकी माँ काम किया करती थी। ये घर बहुत ही सुंदर था और अब बसंत इसको खरीदने के लिए आया था। तभी वहाँ पर बूढ़ा आ जाता है और कहता है बसंत ये क्या नाटक है, तुम्हारी माँ काम पर क्यों नहीं आ रही? बसंत कहता है अब से वो काम पर नहीं आएगी क्योंकि अब मैं कमाता हूँ। फिर वो बूढ़ा कहता है तो इधर काहे को आया है? बसंत कहता है मैं तुम्हारा बंगला खरीदने को आया है। बूढ़ा कहता है भिखारी कहीं के, निकल यहाँ से। फिर बसंत उसे नोटों से भरा हुआ बैग दिखाता है और कहता है तू बस कीमत बोल। बूढ़ा कहता है तू पूरी दुनिया का पैसा लेकर भी आएगा ना तो भी मैं तुझे ये घर नहीं बेचेगा, ये मेरी वाइफ कनीज की निशानी है और अगर मैं मर गया तो ये घर डॉग्स का शेल्टर बनेगा। फिर वो बूढ़ा उन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। फिर वसंत उसको धमकी देता है कि अगली बार जब मैं ये घर खरीदने आऊंगा तो तुझे कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दूंगा। फिर वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टैक्सी रुकती ही नहीं। फिर वो कहता है घर बाद में लेंगे, पहले मुझे कार चाहिए। फिर वो अपने लिए गाड़ी देखने के लिए जाता है। तभी उसके मोबाइल में एक न्यूज आती है। फिर वो कहता है 50 लाख वाली गाड़ी दिखाओ। तभी एक और न्यूज आती है। फिर वो कहता है 1 करोड़ वाली दिखाओ।
फिर मधु उसकी अगली न्यूज देखने से पहले ही गाड़ी डन कर देती है। फिर वो अपनी नई गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर घूमता है और पूरी अमीरों वाली फीलिंग लेता है। तभी जब वे रेड लाइट पर रुकते हैं तो शेट्टी उन दोनों को देख लेता है और परेशान हो जाता है। फिर जब वे अपने होटल रूम में बैठे थे तो एक न्यूज आती है कि चिंचपोकली की टायर फैक्ट्री में आग लगी। महबूब भाई कहते हैं तो हम उनको पहले से ही बता देते हैं, लेकिन वसंत मना कर देता है और कहता है ये अपना काम नहीं है, अपना काम माल छापने का है। फिर रात को जब वसंत अपने घर जाता है तो देखता है उसकी माँ उसके बाबा को दवाई लगा रही है, क्योंकि आज जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उसके बाबा उसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फिर वो कहता है इनको क्या जरूरत है काम करने की, मैं कमाता हूँ ना, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन उसके बाबा कहते हैं नहीं चाहिए मुझे तेरी हराम की कमाई, मैं मेहनत करके कमाना जानता हूँ। तू 2 नंबर का काम करेगा ना तो किसी दिन कोई लुक्खा तुझे गोली मार देगा, तू जा यहाँ से, तुझमें से पैसे की बदबू आ रही है। वसंत कहता है आप किसी काम के नहीं निकले तो क्या अब मैं भी आपके जैसा बन जाऊं? आप आज नहीं बहुत पहले से ही जल गए थे बाबा। फिर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मधु कोठे पर जाती है और अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को कहती है आज से तुम लोग मेरे लिए कपड़े सिलोगे, मैंने एक डिजाइनर कंपनी खोली है, मधु क्रिएशन। उसकी बातें सुनकर रेशमा उदास हो जाती है। फिर वो रेशमा के पास जाती है और उसे एक फोन गिफ्ट देती है। रेशमा पूछती है सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हो, ऐसी कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? फिर वसंत कहता है लॉटरी उसकी नहीं मेरी लगी है, ये मधु ही मेरी लॉटरी है। फिर रेशमा कहती है मैंने सुना है आजकल तू बैटिंग बहुत करता है, क्यों इन छोटे लोगों के साथ खेलता है, चल आज तुझे बड़ी टेबल दिखाती हूँ। फिर रेशमा वसंत को किस्मत भाई के अड्डे पर ले जाती है। वो रेशमा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर रेशमा उनका इंट्रोडक्शन करवाती है। किस्मत भाई कहते हैं मैं जानता हूँ ये वरदान है और मैं ये भी जानता था बड़ा गेम खेलने के लिए ये यहाँ जरूर आएगा। मैं बैटिंग से लेकर सोशल मीडिया के फॉलोवर्स तक सब कुछ अरेंज करता हूँ। फिर बसंत कहता है आप कल के मैच में मेरी 50 पेटी लगवा दो, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। फिर किस्मत भाई कहते हैं इतना ही श्योर हो तो 1 करोड़ लगाओ ना, 50 पेटी में क्या पड़ा है। फिर अगले दिन ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और बसंत को मोटा माल अंदर आता है। फिर रेशमा ये खबर शेट्टी तक पहुंचा देती है। फिर रात को बसंत मधु को कहता है कहीं मैं भगवान तो नहीं, क्योंकि वो भी सब कुछ जानता है और मैं भी, वो भी किस्मत बदल सकता है और मैं भी। तभी उसके फोन में एक न्यूज आती है लेकिन वो देखता ही नहीं। फिर कुछ देर बाद उसके रूम की बेल बजती है। फिर जब बसंत जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर पुलिस आई थी। फिर पुलिस वाले उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर बसंत मोबाइल में न्यूज पढ़ता है। वो न्यूज थी क्रिकेट बैटिंग के चक्कर में कुछ आरोपी गिरफ्तार। फिर वो पछताता है कि काश वो न्यूज पहले से ही खोलकर देख लेता। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। जब वसंत और प्रभ छोटे हुआ करते थे तो प्रभ वसंत को पॉकेट मारना सिखाता है। ऐसा करते हुए महबूब भाई उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो उनको समझाते हैं कि हमें इस गलत रास्ते पर नहीं चलना, अगर पैसे कमाने हैं तो तुम दोनों में से एक मेरे होटल पर डिलीवरी बॉय बन जाओ और दूसरा सामने की मुतरी संभालो। फिर प्रभ तो डिलीवरी बॉय बन जाता है और वसंत मुतरी संभाल लेता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। पुलिस वाला वसंत की पिटाई करता है और पूछता है कि 2 महीने पहले तक तो तू संडास साफ किया करता था और अब अचानक से इतने पैसे कहां से आ गए। फिर बसंत कहता है हिस्सा चाहिए तो प्यार से मांग लो ना। फिर इंस्पेक्टर आगे आता है और पूछता है तू मैच फिक्सिंग करता है ना। वसंत कहता है नहीं, अगर मैच फिक्सिंग करता तो तुम लोगों को पहले ही पता चल जाता। कौन टिप दिया तुमको? अब मैं तुमको डबल देगा और तुम लोग की तरफ से बैटिंग भी करेगा। वरदान है मेरे को, मैं कभी भी हारता नहीं। फिर वे पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। फिर जाते जाते वसंत एक टिप देकर जाता है कि आज रात बंदरगाह पर कोकीन उतरने वाली है, जाकर पकड़ लो, मेडल मिलेगा। फिर जब सुबह वो मधु के पास जाता है तो मधु को बताता है कि उनको गलत टिप मिली थी, बस उन्होंने मुझे 2-4 सवाल पूछकर छोड़ दिया। फिर मधु पूछती है लेकिन टिप दिया किसने था? हमारे अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर हैं। इस बात से वसंत को शक का कीड़ा काट लेता है। फिर उन सब के प्रति उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। वो मधु की तरफ इशारा करता है कि तुम कोई भी बात मत छेड़ना। फिर वो टीवी ऑन करके कहता है आज हम लोग नहीं खेलेंगे, सब लोग अपने फोन निकालकर टेबल पर रख दो। अब वो उन सब से बदतमीजी से पेश आने लगता है। तभी उसके फोन में एक न्यूज आती है। वो न्यूज को पढ़ता है लेकिन किसी को भी शेयर नहीं करता। इतने में उसके रूम की बेल बजती है। फिर वो खुद देखने जाता है क्योंकि उसने वेटर से कुछ मंगवाया था। फिर वो उस सामान को अंदर लेकर जाता है और सबको दिखाता है कि मैंने गन मंगवाई है। गन देखकर सबकी फट जाती है। फिर वो बताता है कि ये मैंने सेफ्टी के लिए मंगवाई है। फिर प्रभ कहता है देख वसंत, मैच हाथ से निकलता जा रहा है,
वसंत कहता है किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा ना, सब लोग अपने फोन उठाओ और मजे करो। तभी वसंत के पास इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो कहता है तू तो जादूगर निकला, क्या खेलता है तू? अच्छा अब सेमीफाइनल के बारे में कुछ बताओ। वसंत कहता है बताऊंगा ना, सेमीफाइनल के दिन बताऊंगा। फिर फोन काटकर वो मधु को कहता है आई को घर से निकालना पड़ेगा, ये लोग आई के पास ना पहुंच जाएं। फिर मधु कहती है हम लोग पर शक ना कर बसंत, ये किसी बाहर वाले का काम है। ये काम था रेशमा और शेट्टी का। फिर शेट्टी रेशमा को कहता है उसने पुलिस वालों को खरीद लिया है, अब उसको बर्बाद करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर रात को बसंत अपनी आई के पास जाता है और आवाज लगाकर नीचे आने को कहता है। वहाँ उसके मोहल्ले के कुछ दोस्त भी बैठे थे। फिर वे पूछते हैं बसंत ये सब तूने कहाँ से चोरी किया? बसंत कहता है भाड़े का है भाई लोग। फिर उनमें से एक कहता है भाई तू पैसा कमाकर भूल गया है हमें। फिर बसंत उनके ही पास जाकर बैठ जाता है और एक एक बाजी खेलने को कहता है। फिर वो अपने दोस्त के मुंह से सस्ती बीड़ी निकालकर खुद पीने लगता है और महंगी वाली सिगरेट अपने दोस्त को पिलाता है। उसके बाद वो अपनी जेब से 2000 के कई नोट निकालता है और टेबल पर रख देता है। इतने सारे रुपए देखकर वे सब हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वो अपने पत्ते देखता है, लेकिन इतने में उसकी आई उसको आवाज देती है और वो पैक करके वहाँ से चला जाता है। वो अपनी आई से पूछता है कि बाबा कहाँ है, लेकिन उसकी आई कहती है उसको नहीं आने का है, पर तू चिंता मत कर, हफ्ते भर का खाना बनाकर मैं फ्रिज में रख कर आई हूँ। फिर उसके दोस्त उसके पत्ते उठाकर देखते हैं और कहते हैं इसकी तो किस्मत ही गजब है। दरअसल वो जानबूझकर अपने दोस्तों के लिए पैसे छोड़कर आया था, क्योंकि अगर वो उनको सीधा ही पैसे देता तो उसके दोस्तों को लगता कि ये हम पर तरस खाकर हमें भीख दे रहा है। फिर बसंत अपनी आई को आलीशान होटल में लेकर जाता है और कहता है हम लोग कई दिनों से इधर ही रुके हुए हैं, आज से तुम भी यहीं पर रहोगी। फिर बसंत के साथी उसकी आई का स्वागत करते हैं। कमरे में ले जाकर वो अपनी आई को कहता है जो भी तेरे मन में आए तू वो कर, तुझे जो भी खाना है मंगवा ले, पैसों की चिंता मत करना। आज उसकी आई पहली बार 20 बाई 20 की खोली से बाहर निकली थी। दूसरी तरफ मधु शाजिया से अपनी बुटीक के बारे में सलाह मांग रही थी कि कैसे उसको फेमस किया जाए। शाजिया कहती है तुम्हारी बुटीक को ऑनलाइन लाना पड़ेगा और किसी हीरोइन से ऐड करवानी पड़ेगी, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। तभी वसंत आ जाता है और कहता है इतना मुश्किल भी नहीं है, कहो तो कर दूं। फिर वे एक सस्ती मॉडल पकड़ते हैं और उससे बुटीक की ऐड करवाते हैं। मधु उन दोनों पर नजर रखे हुए थी कि कहीं उन दोनों में कोई चक्कर ना चल जाए। फिर उन दोनों को हंसते हुए बातें करते देख मधु भी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि आपकी शूटिंग कहाँ चल रही है। मॉडल कहती है फिलहाल तो कहीं नहीं, पर 2-3 जगह बात चल रही है। वसंत कहता है आप चिंता मत करो, किस्मत रातों रात पलटती है। फिर वे मधु की बुटीक का उद्घाटन करते हैं। आज अपना सपना सच होते देख मधु बहुत खुश होती है। शेट्टी भी अब डिप्टी सीएम बन चुका था। फिर वो अपने पास ऑफिसर्स को बुलाता है और वसंत की रिकॉर्डिंग सुनाकर कहता है कि ये खाली बैटिंग का मामला नहीं है, बल्कि मैच फिक्सिंग का मामला है। अब इस पर नजर रखो और सेमीफाइनल से पहले ये सबूतों के साथ अरेस्ट होना चाहिए। फिर रात को बसंत मधु को बीच पर घुमाने ले जाता है। मधु कहती है तू उस मॉडल को बहुत घूर रहा था, देखा मैंने तेरी नजरों में। वसंत कहता है उसकी जान बचा रहा था मैं, भूल गई तू? मैं वसंत गावड़े है, वसंत गावड़े, मुंबई का किंग। ताजा खबर में पढ़ा था मैंने उसके बारे में, वो डिप्रेशन में सुसाइड करने वाली थी, उसको पैसा देकर मैंने उसकी जान बचाई है। मधु कहती है मैंने तो सोचा तूने उससे मॉडलिंग मेरी बुटीक के लिए करवाई है, क्या लगती है वो तेरी? तू सिर्फ फ्यूचर देख सकता है, बदल नहीं सकता। वसंत कहता है मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे को वरदान है। फिर मधु कहती है तेरा वरदान तुझे मुबारक, और वहाँ से जाने लगती है। फिर वो मधु को पीछे से आवाज लगाता है और रिंग दिखाकर कहता है कि मैं तुझे प्रपोज करने वाला था इंग्लिश स्टाइल में, और तू मुझसे ही झगड़ा करके जा रही है। अब तू बता मुझसे लड़ाई करके शादी करेगी या शादी करके लड़ाई करेगी? तभी मधु के फोन में शेट्टी की कॉल आती है। वसंत फोन उठाकर लाउड स्पीकर पर डालने को कहता है। फिर फोन पर शेट्टी कहता है मधु मेरी जान कहाँ चली गई तू? एक बार फिर से आजा तू मेरी गोद में, तुझे शहर की रानी बना दूंगा। और इस भड़वे को बोल इसको पीटकर इससे पैसे मेरे ही लोगों ने चुराए थे, तुम लोग के पास पुलिस को भी मैंने ही भेजा था। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा। तभी वसंत के फोन पर खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का फैसला किया है। फिर वो गुस्से में अपने होटल जाता है और अपने साथियों को कहता है सॉरी मैंने तुम लोगों पर शक किया, इतना बड़ा धोखा देना तुम लोग के बस की बात नहीं थी। शाजिया एक खोखा ऑस्ट्रेलिया पर लगा, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा और बैटिंग करेगा। फिर जब वो बैटिंग करती है तो पुलिस वाले उसकी कॉल को ट्रेस कर लेते हैं। फिर जब बसंत के फोन में अगली न्यूज आती है तो वो किसी को भी नहीं बताता। उसका दोस्त जब उसे न्यूज बताने को कहता है तो वो उसे डांट देता है। फिर महबूब चाचा उसे डांटते हैं और कहते हैं हम सब एक ही टीम में हैं। फिर बसंत शाजिया को कहता है तू कैप्टन पर 2 खोखे लगा दे, वो अभी 50 रन मारेगा। बसंत शराब पर शराब पिए जा रहा था
और ऑस्ट्रेलिया हार रही थी। तभी उसके पास इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो इंस्पेक्टर को कहता है आप बिंदास सारा रुपया ऑस्ट्रेलिया पर लगा दो, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। उसकी ये कॉल भी रिकॉर्ड हो जाती है। फिर अगली न्यूज आती है कि अगले ओवर में स्पिनर हैट्रिक मारेगा। फिर वसंत उस पर भी 6 करोड़ रुपए लगाने को कहता है। वे सब लोग चिंता में थे क्योंकि वसंत बहुत मोटी बैटिंग कर रहा था। ये सब काम वो जानबूझकर कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था उसकी कॉल टैप हो रही है। अब आखिरी ओवर बचा था और ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो गई थी। फिर बसंत ऑस्ट्रेलिया पर 6 खोखे और लगाने को कहता है। सब लोग अपनी हार का तमाशा देख रहे थे। तभी ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती है और सब लोग के चेहरे उतर जाते हैं। महबूब भाई कहते हैं इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या करें। फिर बसंत उनको उंगली दिखाकर चुप रहने को कहता है। फिर वो इंस्पेक्टर के पास कॉल करता है। इंस्पेक्टर उस पर भड़क जाता है और कहता है तूने मेरा बहुत सारा रुपया डुबो दिया। बसंत कहता है मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैं तो खाली गैस करता हूँ साहब। इंस्पेक्टर कहता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बसंत कहता है आओ ना साहब, मेरे पास भी कॉल की रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर कहता है अब तू पुलिस वाले को ब्लैकमेल करेगा। बसंत कहता है नहीं साहब, पुलिस वाले को नहीं बल्कि क्रिमिनल को। आपने पैसा लगाया और आप हार गए। अगली बार आप किसी फिक्सर के कहने पर पैसा लगाना, पक्का जीतोगे। मैं तो खाली थोड़ा बहुत गैस कर लेता हूँ कि कौन जीतेगा। इस बार मेरा गैस काम नहीं किया। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसको पता था कि पुलिस वाला तो पैसा लगाएगा ही, उसके साथ साथ शेट्टी भी पैसा लगाएगा और ऐसा करने से उसको मोटा नुकसान हो गया। वसंत ने शेट्टी की लुटिया डुबाने के लिए अपने दोस्तों की लुटिया भी डुबो दी। फिर अगले दिन वसंत को एक और न्यूज आती है और फिर वो खड़ा होकर अपनी गन रेडी करने लगता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब वसंत छोटा हुआ करता था तो एक बार उसके पापा घर आते हैं जो कि बहुत ही मायूस थे। फिर वसंत की माँ पूछती है आज भी नौकरी नहीं मिली क्या? वसंत के पापा कहते हैं नहीं मिली, सबको पढ़े लिखे लोग चाहिए, चल तू खाना डाल कर ला, कल फिर से ट्राई करूंगा। फिर वो वसंत को खिलौने वाली गन देते हैं और कहते हैं बड़ा होकर सबको ठोक देना। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। वसंत अपनी गन लेकर बीच पर जाता है और कार के ऊपर बैठ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले बसंत के घर और अड्डों पर रेड मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बसंत के पास तो कुछ था ही नहीं क्योंकि उसने अपना सारा माल जानबूझकर हार कर बुकी के पास जमा करवा दिया था। पुलिस वाले महबूब भाई के होटल पर, प्रभ के होटल में और बसंत के घर में भी जाकर पैसों की तलाश करते हैं। तभी बसंत के पास न्यूज आती है कि खार नाका में मिली लापता डॉगी, मालिक 50 लाख रुपए का इनाम देने से मुकरा। ये खबर पढ़कर वो बहुत खुश हो जाता है। उधर पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता, यहाँ तक कि वे मधु की बुटीक में भी छानबीन करते हैं। फिर वे पुलिस वाले लटका हुआ चेहरा लेकर शेट्टी के पास जाते हैं और कहते हैं रेड में कुछ भी नहीं मिला। तभी उस गंजे का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और बच्चों पर भौंकने लगता है। फिर शरद उस गंजे के पास कॉल करता है और कहता है तेरी बीवी यहाँ बच्चों पर भौंक रही है, अगर तू कहे तो तेरी बीवी को मारकर बच्चों को बचा लूं या फिर इन बच्चों को भगाकर तेरी कनीज को बचा लेता हूँ। बूढ़ा कहता है हाँ तू यही कर। फिर बसंत कहता है बदले में मुझे तेरा घर चाहिए। फिर वो गन निकालकर कुत्ते पर तान देता है और वो गंजा घर देने के लिए राजी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बसंत उस गंजे की कनीज को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। गंजा अपनी डॉगी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर बसंत उसे अपनी 1 करोड़ की कार की चाबी दे देता है और कहता है रख लो इसे। फिर वो बूढ़ा अपने घर को देखकर रोने लगता है। उसने एक डॉग की जान बचाने के लिए अपना घर बेच दिया था क्योंकि उसका मानना था कि उसकी वाइफ मरने के बाद इस डॉगी के रूप में उसके साथ रह रही है। फिर वो देखता है कि कार की डिग्गी खुली है। फिर जब वो कार से उतरकर डिग्गी बंद करने के लिए जाता है तो देखता है डिग्गी के अंदर बहुत सारे रुपए हैं जो कि उसके घर की एक्चुअल कीमत से भी 3-4 गुना ज्यादा थे। दरअसल वसंत और उसकी टीम को पहले से ही पता चल गया था कि रेड पड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ भी रुपए छुपा रखे थे वे सारे रुपए बैग में भरकर वहाँ से गायब कर दिए थे। फिर वसंत अपने साथियों को अपने नए घर में बुलाता है ताकि उनको सरप्राइज दे सके और कहता है कि अब फाइनल यहीं पर बैठकर देखेंगे, अब मेरी कामयाबी का घोड़ा इसी घर से दौड़ेगा। फिर बाहर जाकर प्रभ महबूब भाई से पूछता है क्या हम आज से इसी घर में रहेंगे? महबूब भाई कहते हैं क्यों, हमारा खुद का घर नहीं है क्या? फिर प्रभ कहता है बहुत बढ़िया, घर भी वसंत का, वरदान भी वसंत का और घमंड भी वसंत का, इसका मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर रात को मधु वसंत को समझाती है कि अब हमारे पास बहुत सारा रुपया है, कुछ दिन के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं। लेकिन वसंत कहता है मैं रुकना भी चाहूँ तो नहीं रुक सकता, ताजा खबर मुझे रुकने नहीं देगी, अब मैं तब तक खेलूंगा जब तक मैं खुद खबर नहीं बन जाता। अब अगला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का होने वाला था।
वे सब लोग अपनी दुकानदारी लगाकर टीवी के आगे बैठ जाते हैं और न्यूज का इंतजार करते हैं। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। फिर जब प्रभ पूछता है कि किसका मैसेज है तो वो कहता है मॉडल का मैसेज है। पूछ रही है किसको सपोर्ट कर रहे हो। फिर एक और मैसेज आता है। वसंत कहता है जैसा मैं कहूँ करते जाओ, आज कहानी में ट्विस्ट है। फिर वो न्यूजीलैंड पर 2 खोखा लगाने को कहता है। फिर शाजिया वसीम के पास कॉल करके 2 खोखा लगाने को कहती है। फिर वो 5 खोखा और न्यूजीलैंड पर लगाने को कहता है। फिर वो अपनी ही न्यूज लीक करवा देता है। फिर जल्दी ही ये बात पूरी मुंबई के गली कुचे तक पहुंच जाती है कि वरदान न्यूजीलैंड पर पैसे लगा रहा है, इसलिए सब छोटे बड़े लोग न्यूजीलैंड पर ही पैसा लगाने लगते हैं। अब किस्मत भाई को भी टेंशन होने लगी थी क्योंकि पूरी मुंबई एक तरफा हो गई थी। सब लोग न्यूजीलैंड पर ही बैट लगा रहे थे। फिर किस्मत भाई भी अपना सारा रुपया न्यूजीलैंड पर लगा देता है। तभी वसंत पूछता है कि अपने पास कितने रुपए बचे हैं। शाजिया बताती है कि हमने 20 करोड़ रुपए न्यूजीलैंड पर लगाए हैं, 5 करोड़ अब भी बचे हुए हैं। फिर वसंत पूछता है कि क्या हम में से कोई ऐसा भी है जिसने अब तक कभी भी बैट नहीं लगाई। फिर वो अपनी आई से 5 करोड़ रुपए की बैट लगवाते हैं इंग्लैंड पर, नाम आई। तभी न्यूजीलैंड हार जाती है और इंग्लैंड जीत जाती है। फिर वसीम का फोन आता है। वो बताता है कि हमें 500 करोड़ रुपए आए हैं। ये बात सुनकर सबके पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर बसंत कहता है कि अगली बार से मेरे फैसलों पर शक मत करना, इस दुनिया का भगवान मैं हूँ और तुम लोग यहाँ सिर्फ रहने आए हो। किस्मत भाई की किस्मत भी एकदम से पलटी मार जाती है क्योंकि उसका सारा रुपया वरदान निकाल कर ले गया था। अब वसंत गावड़े रहस्यमय ढंग से मिलीनियर बन गया था। फिर वो अपना मोटा रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उस मॉडल के साथ मिलकर एक बिजनेस भी छेड़ता है। फिर वो एक बिल्डर के पास जाता है और वहाँ पर बैठे हुए थे शेट्टी भाई, जिसको वो इग्नोर कर देता है। शेट्टी भी उसके हाव भाव देखकर हैरान रह जाता है। उधर शाजिया को भी यूएस की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, इसलिए वे दोनों बाप बेटी बहुत ही खुशी मनाते हैं। तभी मधु के पास उसके साथ कोठे पर काम करने वाली लड़कियां आती हैं, जो कि अब मधु क्रिएशन पर काम करना चाहती थी। अब वसंत हर टीवी चैनल की न्यूज बन जाता है और मैगजीन के पहले पन्नों पर भी उसी की तस्वीर छपती है। उसकी नजदीकियां उस मॉडल के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जो कि मधु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ प्रभ अपना अकाउंट चेक कर रहा था, जो कि लगभग खाली हो चुका था क्योंकि उन्होंने अब पैसा कमाना छोड़ दिया था। फिर कुछ दिन बाद वसंत अपने घर पर एक पार्टी रखता है। उसकी पार्टी में वो सुहानी नाम की मॉडल भी आती है और उसके पुराने दोस्त भी। महबूब भाई और प्रभ काफी दिनों बाद इन लोगों से मिल रहे थे, लेकिन वसंत इन सबको इग्नोर कर रहा था। फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वसंत के फोन पर एक न्यूज आती है कि डिप्टी सीएम शेट्टी और मधु का एमएमएस लीक हो गया। ये न्यूज पढ़कर वसंत टेंशन में आ जाता है। फिर वो गुस्से में मधु के पास जाता है, लेकिन उससे कुछ बात कर पाता इससे पहले ही उसकी नजर शेट्टी पर पड़ जाती है। फिर वो शेट्टी को आने के लिए धन्यवाद कहता है और शेट्टी भी उसे ना बुलाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर वसंत पूछता है, शेट्टी साहब क्या लेंगे, विस्की या मधु? शेट्टी कहता है, मैंने तो सोचा तुझे कॉकरोच के जैसे मसल दूंगा, लेकिन तू तो उड़ने वाला कॉकरोच निकला। अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरी मधु तब से मेरे बिस्तर में थी जब तू और तेरा वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे। फिर शेट्टी सारी विस्की अपने जूते पर डाल देता है और अपने आदमी को कहता है, उस लुखे को बुला, आकर मेरे जूते चेंज करेगा। फिर वसंत का बाप वहाँ पर आता है और शेट्टी के जूते बदलने लगता है। यह देखकर वसंत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बाप को ये काम करने से मना करता है। फिर शेट्टी कहता है, तेरा बाप संडास भी बहुत अच्छे से साफ करता है। फिर वो उसके बाप को लात मार के गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वसंत का बाप भी रोते रोते वहाँ से चला जाता है। फिर वसंत मधु को देखकर चिढ़ जाता है और जाकर मॉडल को किस करने लगता है। ये देखकर मधु उसके कान पर चांटा जड़ देती है। फिर वसंत कहता है, तूने जिंदगी भर लोगों के बिस्तर गर्म किए और मैं एक किस भी नहीं कर सकता। जब वो शेट्टी तेरे पास आता था तब मैं नीचे रुकता था ना, आज तू यहाँ रुक। लेकिन महबूब चाचा मधु को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, जब पैसा आता है तो घमंड भी साथ में आता है और घमंड तो रावण का ही नहीं रहा, तो ये वसंत किस खेत की मूली है। फिर वसंत अपने घर आए हुए सभी मेहमानों को भगा देता है। फिर जब वो गार्डन में अकेला बैठा था तो उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उसको भी शराब और खुशी कभी भी हजम नहीं हुई, लेकिन तेरे बाप में एक खासियत है, वो कभी भी नहीं बदला। इतने में मधु वापिस अपने कोठे पर लौट जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। फिर शेट्टी वहाँ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन
लेकिन रेशमा उन दोनों की फोटो खींच लेती है और यही फोटो तो आगे चलकर लीक होने वाली थी। दूसरी तरफ वसंत अपनी कार में बैठकर अपने पुराने मोहल्ले में जाता है। ये वही सीन था जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। फिर वसंत उस शौचालय में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था और फिर वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे अपने साथी के सामने 4 लाख रुपए फेंकता है और कहता है रख ले। फिर वो अपने पुराने घर में जाता है और अपने सो रहे बाप के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसके फोन में फिर से एक न्यूज आती है और वो न्यूज थी कि मुंबई के एक बड़े उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। और ये न्यूज पढ़कर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है और इसी के साथ इस मजेदार वेब सीरीज का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसका सेकंड सीजन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्द ही हाजिर होंगे इसका सेकंड सीजन लेकर। टिल देन बाय बाय।